हमारा टॉपिक है विटामिन सी। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि विटामिन सी जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, फैट सॉल्युबल नहीं है, इसका फैट से कोई ताल्लुक नहीं है। जो फैट सॉल्युबल होते हैं उनमें यूनिट्स होते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स, या वो एक लिपिड्स की स्पेशल एक वो है क्लासिफिकेशन है, टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड उससे बिलोंग करते हैं। तो ये इनका टर्पीन से कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर तक। तो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जस्ट लाइक विटामिन बी। अब अगली इसके ऊपर थोड़ी सी आ जाती है हिस्ट्री इसकी। ठीक है, तो इसका एक स्पेशल रिलेशन है स्कर्वी डिजीज़ के साथ। काफ़ी टाइम से कि स्कर्वी डिजीज़ चल रही थी, और स्पेशली ये जो सेलर्स थे या फिर समंदर के आसपास के जो लोग रहते थे, समंदर की जिनकी डाइट में फ़िश वगैरह होती थी, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह ना हो, तो उनको ये बहुत ज़्यादा होती थी, और उनकी डेथ इसी वजह से हो रही थी। तो ये काफ़ी टाइम से एक ऑब्जर्वेशन थी। फिर ये था कि एक इंग्लिश नेवी में एक सर्जन था, जेम्स लिंड। जब वो उसने ये ऑब्जर्वेशन, उसने कहा कि इसका मैंने कुछ इलाज करना है, इस तरह के सारे सेलर पायरेट्स मरे जा रहे हैं इस स्कर्वी की वजह से, इन्हें क्यों स्कर्वी हो रहा है, और जो फार्मर्स वगैरह हैं फ्रेश वेजिटेबल खा रहे हैं उन्हें नहीं हो रहा। तो वहाँ से थोड़ा हिंट तो मिलता था कि ये फ्रेश वेजिटेबल की लैक की वजह से हो रहा है, उनमें कोई ऐसी चीज़ है जिस जो इनको नहीं मिल रही है। तो वहाँ से अब जेम्स लिंड ने अपनी बुक लिखी, ट्रीटाइज ऑन स्कर्वी। उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उसने ये रिजल्ट निकाला कि लेमन्स जो थे ना, वो पायरेट्स को उसने सजेशन दिया कि आप साथ लेकर जाएं। ये अगर इंग्लिश नेवी को कहा कि पायलट्स ये लेमन आप अपने साथ लेके जाने, लाइम लेमन इस तरह की सिट्रस जो चीज़ें हैं उनको साथ रखना है। तो उन्होंने अपनी पक्की प्रैक्टिस बना ली, वो हमेशा अपने साथ लेमन या लाइम वगैरह रखा करते थे। जब भी वो जाते थे एक्सपीडिशन के ऊपर, तो अपने साथ लेमन वगैरह रखते, जिसकी वजह से उनका नाम लाइमीज पड़ गया था। सारे उनको लाइमीज कहते थे क्योंकि वो लाइम्स और लेमन वगैरह इतने ज़्यादा अपने साथ रखा करते थे। तो ये थोड़ी-सी इसकी हो गई हिस्ट्री। अगर तब भी पता नहीं चला कि विटामिन सी के ये कमी की वजह से होती है, वो बाद में जाके पता चला आगे। अब अगली चीज़ है थोड़ी-सी इसकी केमिस्ट्री। पर जैसे पहले की बात हुई है कि इसका टर्पीन, टर्पेनॉइड, लिपिड से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब इसका जो कंपाउंड केमिकल नेम है उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, कॉमन नेम कह सकते हैं। आईयूपीए जो नेम है वो ज़्यादा मुश्किल होगा, आईयूपीए नेम। और एस्कॉर्बिक एसिड इसको कॉमनली कहा जाता है विटामिन सी को। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, जैसे वो हेक्सोज शुगर वगैरह होते हैं, ग्लूकोज वगैरह उनसे मिलता जुलता है। 6 कार्बन होते हैं, लेकिन ये फ्यूरानोज रिंग बनाता है। वो पायरानोज रिंग बना रहे हैं कि फ्यूरानोज रिंग है। जो 4 कार्बन होते हैं, एक ऑक्सीजन पेंटोज टाइप का ना रिंग है हेक्सोज की तरह, मतलब 6 कार्बन है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसके केमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी बात हो गई। अब ज़रूरी जो चीज़ है वो ये इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो किस तरह के, इन मतलब डबल बॉन्ड, और ओल ये वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनोल। तो ये इसकी वजह से इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इस डबल बॉन्ड की वजह से ना, कि हाइड्रोजन जो है ये आराम से कि इसको छोड़ना आसान हो जाता है ऑक्सीजन के लिए। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी जो है एक तरह से इसमें आ गई, इसलिए एस्कॉर्बिक एसिड कह रहे हैं। और दूसरी वजह से इसमें क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप कोई नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये एक इनोल है। ठीक है, इसकी डबल बॉन्ड की वजह से इसके लिए बहुत आसान है इस हाइड्रोजन को छोड़ देना। ठीक है, ये एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूस करता है, जैसे अब ये हाइड्रोजन अगर ये छोड़ देगा, किसी और को हाइड्रोजन देगा, तो ये उसको रिड्यूस कर रहा है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरे को हाइड्रोजन दे रहा है, यानी उसको रिड्यूस कर रहा है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, रिडक्शन कराएगा दूसरे की। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये किस तरह रिड्यूस होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, दोनों इनको हटाता है ये यहाँ से, और इधर डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश कर लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रो। ठीक है, ये इसकी डीहाइड्रो फॉर्म है, डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। वो पहले वाली थी रिड्यूस्ड फॉर्म, वो रिड्यूस थी, उसमें हाइड्रोजन मौजूद था, हाइड्रोजन हट गया, डीहाइड्रो, तो ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गई। ये दोनों जो है ना, एस्कॉर्बिक एसिड या डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ये दोनों इसकी फॉर्म्स हैं। अब इस तरह की बॉडी में मौजूद होती है कि 15:1 की, इस रेशो के अंदर ये मौजूद होते हैं दोनों। 15 यानी एस्कॉर्बिक एसिड होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, तो एक उसके उन मुकाबले में एक डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड होगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब रिड्यूस फॉर्म जो है वो बॉडी में पाई जाती है। और कुछ ऑक्सीडाइज फॉर्म है जो कि वो उसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया होगा, दूसरे को रिड्यूस करने वाला, रिडक्शन वाला, तो तब ऑक्सीडाइज फॉर्म प्रोड्यूस होगी। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू के चलता रहता है काम, इनकी इंटर कन्वर्जन होती रहती है। अब वाटर जो है, वाटर वो इस एक्टिव फॉर्म को ख़राब करता है, वो इसको इनएक्टिव कर देता है वाटर। वो किस तरह करता है, वो जब आता है हाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन, ठीक है, वाटर आया, ठीक है, हाइड्रेशन हो रही है, तो ये दो इसके आ जाएंगे, ठीक है, टूट के। अब ये इस फ्यूरानोज रिंग को तोड़ देता है।
ये यहाँ पर आकर ना यहाँ से ये इसको ख़त्म करके H और इधर H, तो ये अब वो डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड से बन जाएगा। एक और नई चीज़ इसमें से बन जाती है जिसको कहते हैं हम, इसको डाई कीटोग्लूनिक एसिड कहते हैं। ये डाई कीटोग्लूनिक एसिड, तो ये इसमें से प्रोड्यूस हो जाता है और ये इनएक्टिव है। ये इरिवर्सिबल कन्वर्जन है, ये रिवर्सिबल नहीं है और स्पॉन्टेनियसली हो रही होती है, ये बॉडी के अंदर हो जाती है। ये जब हाइड्रेशन हो ना इसकी, दे रही है हाइड्रो ऑक्सीडाइज फॉर्म की, तो ये जब बहुत ज़्यादा वाटर हो ना, हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, तो हाइड्रेशन उसी सूरत में होगी, नॉर्मली वैसे नहीं होगी। तो ये इसकी इनएक्टिवेशन है, ये इनएक्टिव हो गया। और कॉपर जो है, कॉपर वो भी इसको स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है इस चीज़ को, इनएक्टिवेशन ऑफ विटामिन सी को। तो कॉपर का भी मसला है कि वो इसको बढ़ा रहा है। तो जब भी कॉपर के पॉट्स के अंदर खाना पकाया जाता है तो वो इसको इनएक्टिव करता है विटामिन सी को, तो इसलिए प्रेफर ये किया जाता है कॉपर के पॉट्स में कुकिंग ना की जाए। अब ये जो चीज़ थी डाई कीटोग्लूनिक एसिड, इसके साथ क्या होता है, फर्दरली एंजाइम के थ्रू ये ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड में और एरिथ्रोलोज के अंदर। एरिथ्रोलोज भी एक शुगर है, कीटो शुगर है, तो ये इन दोनों के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, एरिथ्रोलोज और ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। अब इन दोनों के साथ क्या होता है, ये दोनों एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बाहर, बॉडी में एक्सक्रीट आउट, इनका कोई ज़्यादा ऐसा फंक्शन नहीं। अब ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म को मेटाबॉलिक ब्रेक डाउन हो गया इन दोनों के अंदर और ये दोनों जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बाहर। अब बेसिकली देखा जाए ना, विटामिन कहते किसको है, जिसकी ज़रूरत हमें डाइट में होती है, वो बहुत थोड़ी अमाउंट में बेशक होती है लेकिन होती है, आपकी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं करती, या सिंथेसाइज करती भी है तो बहुत थोड़ी अमाउंट में करती है। अब ये कुछ एनिमल्स के अंदर तो ये सिलसिला चलता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को सबस्ट्रेट लिया जाता है और उस पर यूरेनिक एसिड पाथवे पूरा चलता है, जिसके रिजल्ट में बन जाता है हमारे अंदर ग्लूकोनोलैक्टोन बनता है। ग्लूकोनोलैक्टोन जो है अब ये ह्यूमंस के अंदर या कुछ प्राइमेट्स के अंदर आखिरी प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये जो अगला एंजाइम है ना, अगले स्टेप के लिए जो ज़रूरत है ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम नहीं मिलता, ये ह्यूमंस के अंदर नहीं पाया जाता, तो इसलिए एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता ह्यूमंस में। लेकिन वैसे नॉर्मली बाकी जिनमें ये एंजाइम मौजूद होगा उनमें तो फिर ये यूरेनिक एसिड पाथवे के जरिए हम कह सकते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर हमें इस तरह की डाइट्स लेनी पड़ती है जिनमें विटामिन सी हो। विटामिन सी जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया जाता है, डाइजेस्टेड जीआईटी से। सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, टोमेटोज, पोटैटोज वगैरह, ये चीज़ें जो है इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और अगर ये एड्रेनल ग्लैंड खाते हैं, जानवरों के गुर्दे वगैरह खाएं ना, गुर्दे, उनके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड भी होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये मौजूद होता है। तो एड्रेनल ग्लैंड के एंजाइम ये हार्मोन्स बनाता है, एपिनेफ्रिन, और इनकी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है विटामिन सी, तो उसमें बहुत सारा स्टोर हुआ होता है। तो एड्रेनल ग्लैंड भी एक तरह से सोर्स है इसका, और मिल्क वगैरह जो है वो इतने अच्छे सोर्स नहीं है इसके। फिर इसके काफ़ी सारे आ जाते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शन और ज़्यादातर जो फंक्शन है वो इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज साइमल्टेनियस होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज। तो इसकी ज़्यादा मेन की जो है ना, इसकी इसी प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है इसके बायोकेमिकल फंक्शन जो है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि विटामिन ई जो है उस वो भी ऐसे ही कर रहा होता है, बिल्कुल इसकी तरह रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। तो वो जिस वक्त होता है ना अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो उसको भी ये रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। विटामिन ई हो या कोई कोई और भी, विटामिन ए है, वो भी अक्सर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। तो ये उन सबको उनकी वापस रिड्यूस फॉर्म में लेकर आता है, रिड्यूस करके उन्हें, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना, तो उन सबको रिड्यूस करता है विटामिन ई वगैरह को। ये विटामिन सी जो है सबसे स्ट्रॉन्ग किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ना, वो है कोलेजन। कोलेजन सिंथेसिस के अंदर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये यहाँ पर एक होता है, जब कोलेजन प्रोड्यूस होता है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो उसको प्रोटोकोलेजन कहते हैं उस टाइम पे। तो वो प्रोटोकोलेजन के अंदर कुछ अब ट्रांसलेशन तो हो चुकी है, अब ट्रांसलेशन के बाद इसमें ज़रूरत होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल हाइड्रोक्सिलेशन की। 2 अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर, जो जिनकी हाइड्रोक्सिलेशन करनी है। एक प्रोलीन होता है और एक लाइसिन होता है। तो प्रोलीन और लाइसिन को बनाना है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी लाइसिन। वो किस तरह बनाया जाता है, लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज और प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज 2 एंजाइम्स होते हैं जिनमें आयरन की जो Fe+2 फॉर्म है ना, वो एज अ को एंजाइम होती है इसके अंदर। Fe+2 फॉर्म आयरन की, ये एज अ को एंजाइम होती है। तो बॉडी के अंदर तो ये Fe+2 की फॉर्म में नहीं रहता, ज़्यादातर ये Fe+3 की फॉर्म में चला जाता है बॉडी के अंदर ना। बॉडी के अंदर फेरेटिन के साथ ये लगा हुआ होता है, फेरेटिन प्रोटीन के साथ, तो उसके साथ ये Fe+3 की फॉर्म में अटैच हुआ हुआ होता है। तो उसमें ये होता है कि अब इसको ज़रूरत है इसे Fe+2 की फॉर्म में ही रखने की, Fe+3 से। अब ये काम कौन करेगा, ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो Fe+3 को फॉर्म में नहीं रहने देगा, वो इस फॉर्म में लाएगा। तो इस फॉर्म में लाता रहेगा इसको कंटिन्यूसली।
तो ये वाला जो रिएक्शन है ये प्रोसीड करता रहेगा, प्रोटोकोलेजन से ट्रोपोकोलेजन बन जाएगा। ट्रोपोकोलेजन में हाइड्रोक्सिलेटेड अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर ट्रोपोकोलेजन में अब ये आपस में इंटरलिंक करते हैं, ऐसे कोलेजन की वो अल्फा चेन बहुत सारे वो हाइड्रोक्सिलेटेड अमाइनो एसिड की वजह से ना आपस में लिंक करते हैं। ये कोलेजन स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से तो कनेक्टिव टिश्यू की एक तरह से अब जगह अगर आपके पास विटामिन सी नहीं होगा तो कनेक्टिव टिश्यू मेंटेन नहीं होगा सही तरह से, क्योंकि इनकी क्रॉस लिंकिंग ही नहीं होगी आपस में, कि प्रोटो कोलेजन से ट्रोपो कोलेजन वाला स्टेप नहीं हो सकेगा। ये प्रोटो कोलेजन जो है ना आपस में क्रॉस लिंक भी सही नहीं कर पाएंगे, वीक सा कनेक्टिव टिश्यू होगा। वाउंड हीलिंग के दौरान भी कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका ज़ख्म भर रहा होता है ना वहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। बोन बोन के अंदर बहुत सारा कोलेजन मैट्रिक्स होता है, बोन मैट्रिक्स में कोलेजन होती है, तो वो बोन मैट्रिक्स का भी मसला होगा तो ज़ाहिर बात है बोन के मसले होंगे। कार्टिलेज में भी होता है कोलेजन, तो कार्टिलेज के अंदर भी मसाइल पैदा होंगे बहुत सारे अगर कोलेजन की इसकी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होगी। अभी जैसे बात हो रही थी आयरन मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका रोल होता है। अब ये है कि जो है आयरन +2 फॉर्म में विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है अब्जॉर्ब कराने में इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में आयरन +2 की फॉर्म में। फिर कुछ सेल्स के अंदर मौजूद होता है एपोफेरेटिन प्रोटीन। एपोफेरेटिन क्या करता है, कुछ सेल्स में होता है कुछ ब्लड में भी होता है। एपोफेरेटिन क्या करता है, इसको अपने साथ बाइंड करा देता है Fe+3 की फॉर्म में, तो वो उसको फिर हम उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं फेरेटिन, कहते हैं फेरेटिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अब विटामिन सी जो है एक तरह से जितना ज़्यादा आयरन +2 एब्जॉर्ब कराएगा तो उतने ज़्यादा फेरेटिन बनेंगे। फेरेटिन को बनाने में भी इसका काम है, और फेरेटिन से जब वापस इसको निकालना है +3 से +2 में जाना है, रिड्यूस करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी यही बनेगा। तो ये फेरेटिन की फॉर्मेशन को भी बढ़ा रहा है और फेरेटिन की जो है ना ब्रेक डाउन डिग्रेडेशन उसको भी बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन के साथ भी अक्सर क्या होता है कि उसको भी Fe+2 वाला आयरन Fe+3 फॉर्म में चले जाता है, उसको फिर हम कहते हैं मेथेमोग्लोबिन। तो इस मेथेमोग्लोबिन जो बना हुआ होगा ना उसको भी ये जो है ना आपको विटामिन सी ये इसको ना +3 से +2 में लाएगा, मतलब मेथामोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में वापस कन्वर्ट भी कराएगा ये। और फिर इस हीमोग्लोबिन का फर्दर ब्रेक डाउन भी कराता है ये विटामिन सी इनटू बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स में आ जाते हैं बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, जो बाइल के अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं बाइल पिगमेंट्स। तो ये भी विटामिन सी का काम है, मेथेमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वगैरह भी बनाना, इसी इसको भी स्टिमुलेट करता है इस प्रोसेस को। अगला जो है एस्कॉर्बिक एसिड का फंक्शन है कि वो ट्रिप्टोफेन के मेटाबॉलिज्म के दौरान एक एंजाइम होता है ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज। अब उस एंजाइम का काम क्या होता है, ट्रिप्टोफेन को हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन बनाता है, और हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन से आगे प्रोसीड होकर सेरोटोनिन बनता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी काम करता है, हार्मोन के तौर पे भी काम करेगा। सेरोटोनिन बायोजेनिक अमाइन है एक तरह का, ये मतलब सेल जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोजेनिक है, लाइफ प्रोड्यूसिंग टाइप का। अच्छा, इसको सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं सेरोटोनिन को, तो ये इसके ज़रिए करेंगे। विटामिन सी ये काम करेगा ट्रिप्टोफेन की हाइड्रोक्सिलेशन वाला काम। नेक्स्ट इस विटामिन सी का रोल आ जाता है टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के अंदर। ये भी एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के दरमियान एक इंटरमीडिएट आता है हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट। अब इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करके बन रहा होता है होमोजेनिस्टिक एसिड, जो कि एक्यूमुलेट होता है। इसकी एक डिजीज़ होती है अल्केप्टोन यूरिया, जिसके अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाता है होमोजेनिस्टिक एसिड। बहरहाल उसकी बात यहाँ नहीं करनी, यहाँ पर ये जो है ना इस कन्वर्जन को ये करा रहा है आपको, विटामिन सी कराएगा। अगर ये कन्वर्जन नहीं होगी तो ये यहाँ पर स्टॉप कर जाएगा, ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। बाकी एड्रेनल ग्लैंड के अंदर पहले भी बात हुई थी, जैसे बहुत ज़्यादा मौजूद होता है विटामिन सी, उसके अंदर के डोपामीन को कन्वर्ट कर रहा होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के सिंथेसिस के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। उनके उसमें भी मेटाबॉलिज्म जो हो रहा होता है, जो सिंथेसिस हो रहा होता है एनाबॉलिज्म, उनका सिंथेसिस है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, उसमें भी ये इन्वॉल्व है। और डोपामीन से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बनाने में भी इसका रोल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, तो वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बना देता है। नेक्स्ट इसका रोल जो है वो विटामिन B9 फोलिक एसिड जिसको कहा जाता है, जो कि हिमेटोपोइटिक विटामिन है, जिसका ताल्लुक ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के साथ है, रेड ब्लड सेल्स स्पेसिफिकली उनकी प्रोडक्शन के साथ जिसका ताल्लुक है। वो उस अब एंजाइम होता है फोलिक एसिड रिडक्टेज, वो इसको कन्वर्ट कर देता है टेट्रा हाइड्रोफोलेट FH4, जो कि इसकी रिड्यूस फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। ये FH4 की फॉर्म में अपना फंक्शन जो है ना परफॉर्म करता है, तो ये एक्टिव फॉर्म है इसकी। और ये जो है ये एरिथ्रोसाइट्स की मैच्योरेशन एरिथ्रोपोइसिस के अंदर अपना रोल प्ले करता है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है RBC की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ना, उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फोलिक एसिड का, टेट्राहाइड्रोफोलेट का। बाकी इसके थोड़े बहुत रोल कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर भी होता है,
और इम्यूनिटी में भी होता है। अब आपने अक्सर सुना ही होगा लेमन खाने से, मतलब खट्टी चीज़ें खाने से इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है विटामिन सी से। ये सुनी हुई बात है, वो एंटीबॉडीज़ के असल में प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। क्योंकि टी सेल से जब बी सेल बनते, ये बी सेल प्रोलिफरेशन में हो रही होती है ना, बी सेल की एक्टिवेशन कराता है असल में विटामिन सी। जितने ज़्यादा बी सेल, फिर बी सेल से ज़्यादा आगे प्लाज्मा सेल भी बनवाता है। तो प्लाज्मा सेल ने फिर एंटीबॉडीज़ बनानी, इस सेंस में एंटीबॉडीज़ की भी वो सिंथेसिस को बढ़ा देता है। और फिर ये प्रिवेंट करता है 3 किस्म की डिजीज़ेज़ को जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती हैं। कैटरैक्ट, मोतिया जिसे कह रहे हैं, कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ जो हार्ट की अपनी बीमारी है, कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ और कैंसर। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो डिज़ीज़ हो रही हैं, इनको प्रिवेंट कर रहा है विटामिन सी। अब मोतिया में क्या होता है, कैटरैक्ट में जो आपके आई का जो लेंस के अराउंड एरिया होता है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसको ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है वहाँ पर बहुत सारी। तो उसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। फिर ये मोतिया की बीमारी इसीलिए होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्सीडेशन होती है। जब विटामिन सी होगा तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। और सिमिलर केस है कैंसर का, और इसमें भी कैंसर में भी ऑक्सीडेटिव कार्सिनोजन होगा जो ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये उसको आके रोकेगा। डेली की तकरीबन 40 से 50 मिलीग्राम इसकी रिक्वायर्ड है डाइट में। कहते हैं कि इतनी रिक्वायर्ड डेली डाइटरी अलाउंस RDA, तो वो इसका इतना है, मतलब 40 से 50 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड है। पहले तो देखिए डेफिशिएंसी हो किस वजह से सकती है। डायबिटीज़ के अंदर, स्मोकर्स में, प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसमें भी डेफिशिएंसी का चांस है, और आयोडीन की टॉक्सिसिटी में भी हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई डिजीज़ हो, एब्जॉर्प्शन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, ज़ाहिर बात है, तो फिर तब भी डिजीज़ इसकी डेफिशिएंसी कॉज हो सकती है। इसकी जो मशहूर जो डिजीज़ है स्कर्वी, जिस पे पहले भी बात हुई थी, जो मैरीन्स पायरेट उनके अंदर हो रही थी, क्यों होती है, इसमें होते क्या है, कुछ सिम्टम्स है इसके। सोर गम्स, आपके जो गम है मसूड़े, उनमें मसला आ जाता है, आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में मसला है, कोलेजन सिंथेसिस सही नहीं हो रहा, कनेक्टिव टिश्यू सही मेंटेन नहीं होगा, तो इसमें इसलिए प्रॉब्लम आएगी काफ़ी ज़्यादा। जहाँ जहाँ भी कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ तो मसला हो गई। जैसे फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स हैं, अब इसमें से भी काफ़ी सारा फ्लूइड लीक होता रहता है, उसको हम कहते हैं, उसमें ना इतना ज़्यादा फ्लूइड लीक होता है कि आपकी स्किन के ऊपर नज़र आती है रेडिशनेस, सबक्यूटेनियस एक्स्ट्रावेसेशन कहते हैं उसको, कि ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा मतलब नज़र आएंगे ना, आपकी उस पे स्किन पे विजिबल होंगे तकरीबन ब्लड वेसल, बहुत ज़्यादा रेडिश स्किन हो जाएगी। सबक्यूटेनियस एक्सावेजेशन कहते हैं, लीक होता है ब्लड। और वो क्यों होता है कि जो ब्लड के इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू है वो कमज़ोर होगा, कोलेजन उसके अंदर सही नहीं होगा, जॉइंट्स की स्वेलिंग भी हो जाती है इसी वजह से। कोलेजन मैट्रिक्स होता है बोन में। और अनीमिया भी होता है, अनीमिया क्योंकि जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए ज़रूरी है, जो ब्लड सेल प्रोडक्शन है उसमें फोलिक एसिड को उसकी एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है। तो फोलिक एसिड ही अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा तो ब्लड ब्लड सेल सिंथेसिस नहीं होगा, आरबीसी सिंथेसिस, तो अनीमिया कॉज होगा इस वजह से। वॉन्ड हीलिंग में भी डिले आएगा क्योंकि वॉन्ड हीलिंग में कोलेजन फाइबर्स की सिंथेसिस इन्वॉल्व होती है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि बी सेल की प्रोलिफरेशन एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है विटामिन सी, तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। और ये गोनेड्स के अंदर जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह, इनमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगी जब विटामिन सी नहीं होगी। और एड्रेनल ग्लैंड जो है आपका, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इनकी सिंथेसिस में भी ज़रूरी है। तो उनका भी हार्मोन जो है ना प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी, हार्मोन की डेफिशिएंसी जो हो जाएगी, और उसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेस अलग से आगे से इनफर्टिलिटी हो गई, और स्ट्रेस के साथ डील नहीं कर सकेंगे, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और मिनरल और इनकी ग्लूकोज वगैरह के मसाइल हो जाएंगे। एड्रेनल ग्लैंड में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इनके मसले हो जाएंगे। अब जो 6 से 12 साल के, 12 महीने के जो बच्चे होते हैं, उनमें एक स्कर्वी होती है, इन्फेंटाइल स्कर्वी, मतलब बच्चे की स्कर्वी, छोटे बच्चे की, बार्लो डिजीज़ को कहा जाता है, बार्लो डिजीज़। ये बार्लो सिंड्रोम नहीं है, जो कि हार्ट का एक बाइकुस्पिड वाल्व का ना उसका मसला होता है, उसको बार्लो सिंड्रोम कहते हैं, वो नहीं है। ये बार्लो डिजीज़ है। सिंड्रोम के अंदर बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं, रिलेटेड सिम्पटम्स, इसमें बहुत सारे नहीं, इसमें भी सिम्पटम्स होते हैं, उसमें बहुत अलग अलग किस्म के सिम्पटम होते हैं, सर में भी मसला और टांग में भी, हर जगह मसला हो जाएगा। बार्लो डिजीज़, अब ये इन्फेंट, छोटे मतलब बच्चे की स्कर्वी को कहते हैं। और रिस्क फैक्टर क्या है इसके लिए? अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एक्सपोज हो, या फिर अंडर लैक्टेशन हो बेबी को प्रॉपर लैक्टेशन ना हो, तो ये उसी तरह हो गया कि विटामिन सी जो है वो माँ से ही मिलेगा लैक्टेशन से स्टार्टिंग के डेज़ में, तो वो जब अंडर लैक्टेशन होगी तो उसको बार्लो डिजीज़ का चांस है काफ़ी ज़्यादा। अब डेफिशिएंसी पे तो बात कर ली, थोड़ी टॉक्सिसिटी की भी बात कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा लिया जाएगा। अब हमारे कुछ साइंटिस्ट थे कि लिनस पॉलिंग, केमिस्ट्री में बड़ा इनका नाम सुना है, पॉलिंग, इनकी थ्योरीज आती होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता नहीं क्या कुछ। तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि आप तकरीबन
18 ग्राम हर रोज़ खाएँ ये विटामिन सी, अपनी बोरियों में रखें और ग्राम्स में खाएँ, इन्होंने ये बात की, स्टेटमेंट दी अपनी बुक में ना। तो इनकी ये स्टेटमेंट थी और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि 40 टू 50 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड है। आजकल यही जो मॉडर्न रिसर्च में यही कहा जाता है। लेकिन इन भाई साहब ने कहा कि नहीं, आपने 18 ग्राम हर रोज़ खाओ, मतलब उसके तकरीबन 300 टाइम्स ज़्यादा, 300 टाइम्स ज़्यादा। तो इनका ख्याल था कि इससे कॉमन कोल्ड जो है ना, ये ज़ुकाम की बीमारी, ये ट्रीट होती है इससे। लेकिन आज की मॉडर्न तहकीक में पता चला है कि कोई ज़ुकाम शाम ट्रीट नहीं होता इससे, बल्कि कुछ थोड़े बहुत मसाइल ही पैदा होते हैं इससे, हाइपर विटामिनोसिस सी के। हाँ, लेकिन इनकी तहकीक इतनी भी गलत नहीं थी। इसमें ये था कि अगर आपको ज़ुकाम लगा हो ना, तो उस टाइम पे ये ज़ुकाम को ठीक करता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आपको जो ज़ुकाम के साथ जो आपकी जर्म्स के साथ फ़ाइट चल रही होती है, उसमें ये हेल्प करता है विटामिन सी। ज़ुकाम के ड्यूरेशन के दौरान ये उसकी सिवियरिटी को कम करता है। तो इस सेंस में ये लेना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं जितना इन्होंने कहा है, 18 ग्राम हर रोज़। इनका ख़्याल था कि वो ज़ुकाम को प्रिवेंट भी करता है ज़ुकाम से पहले, लेकिन ज़ुकाम के ड्यूरेशन के दौरान ये हेल्प आउट करेगा, लेकिन उससे पहले ये प्रिवेंट नहीं कर सकता। प्रिवेंट करने वाला काम नहीं होगा। और हाइपर विटामिनोसिस सी ऐसा कोई इतना ख़ास नहीं टॉक्सिसिटी, एक वाटर सॉल्युबल मिनरल विटामिन है जो कि निकल जाता है बॉडी से। वाटर सॉल्युबल है, जो फैट सॉल्युबल है वो स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ये इतना टॉक्सिक नहीं होता, इसकी ये बड़ा रेयर होता है कि ये टॉक्सिक हो जाए। अब इसमें ये अगर होता है कि ये ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, तो ऑक्सैलिक एसिड के आगे कॉन्सिक्वेंसेस है कि उससे किडनी स्टोन वगैरह कॉज हो सकते हैं। तो इसका मेन यही मसला है कि ये ऑक्सैलिक एसिड बना देगा, और वो ऑक्सैलिक एसिड अगर बहुत एक्सेस में बनेगा तो वो किडनी से सही एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, वहाँ पर किडनी स्टोन कॉज करेगा। आज के लिए बस इतना ही।